हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की होने वाली है। सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी एजुकेशन है, आज हम इस एजुकेशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी फुल बुक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में समानता का परिप्रेक्ष्य। आज हम इस बुक की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी फुल बुक की इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हमारा, आधुनिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य को तैयार करने में शामिल जटिलताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा आधुनिक समाज है उसमें शिक्षा के जो उद्देश्य है उसको तैयार करने में कौन कौन सी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है या कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो परिचय देख लेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के स्वर्गगीण विकास को सुनिश्चित करता है। हालांकि आधुनिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य को तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया बन गई है। इसका मुख्य कारण है समाज में हो रहे तीव्र सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक बदलाव, क्योंकि हम देख सकते हैं समाज में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी या तीव्रता से हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव हैं वो हम देख सकते हैं। इस संदर्भ में हम कुछ प्रमुख जटिलताओं पर चर्चा करेंगे। अब वो कौन कौन सी प्रमुख जटिलताएं होंगी जो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। तो पहली जो होगी वो है हमारी बहुलतावादी समाज की चुनौतियाँ। किस तरह से बहुलतावादी समाज की चुनौतियाँ होती हैं, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, आधुनिक समाज विविधताओं से भरा हुआ है। यानी आज का जो समाज है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, सांस्कृतिक और भाषाई शामिल हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं और बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। इस तरह से हम विविधता देख सकते हैं। इस स्थिति में शिक्षा के उद्देश्यों को तैयार करना कठिन हो जाता है कि किसके लिए शिक्षा दी जाए, किस धर्म से रिलेटेड, किस जाति या किस संस्कृति या किस भाषा में दी जाए। थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिक्षा सभी वर्गों और समुदायों के लिए समान रूप से सुलभ और प्रासंगिक हो। क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वो सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी चुनौती है वो है हमारा सांस्कृतिक विविधता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को एक समानवीय पाठ्यक्रम के तहत शिक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक और सामाजिक संतुलन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता और समानता को प्रोत्साहित करे, लेकिन कई बार यह सामाजिक और धार्मिक विवादों का कारण भी बन जाता है। क्योंकि हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कई बार जो हमारी शिक्षा होती है वो सामाजिक और धार्मिक जो विवाद होते हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे देती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, तेजी से बदलती तकनीकी और वैश्वीकरण। यानी जो तेजी से बदलती हमारी तकनीक है और वैश्वीकरण है उसकी वजह से भी चुनौतियां आती है। किस तरह से वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं वैश्वीकरण और जो हमारी तकनीक है उसके कारण। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं बल्कि उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना भी है। क्योंकि देखिए, आज का जो उद्देश्य है शिक्षा का वो सिर्फ सैद्धांतिक जो हमारी बुक्स का ज्ञान होता है वो देना ज़रूरी नहीं, बल्कि हमें तकनीकी और जो हमारा व्यावसायिक ज्ञान है वो भी आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर होने वाला है वो तकनीक से रिलेटेड होने वाला है। अब देखिए, अगर आप अब से 10 साल पीछे भी जाते हैं तो 10 साल पहले कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन नहीं था। बट अब आप देखिए, आप भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आगे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन ही हो जाएंगे। तो उन्हें तकनीकी ज्ञान देना आवश्यक है। और पहले सभी लोग काम करते थे, आपने सुना होगा हाथ से कढ़ाई करते थे, क्या अब वो काम है? नहीं है। तो हमें बच्चों को व्यवसाय के बारे में बताना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसमें लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा का दबाव। किस तरह से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के कारण शिक्षा का उद्देश्य अधिक
रोजगार केंद्र हो गया है, जिसने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक असमानता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानता भी शिक्षा के उद्देश्यों को तैयार करने में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। अब किस तरह से ये बाधा उत्पन्न करती हैं, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं संसाधनों की कमी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों की असमानता के कारण शिक्षा के उद्देश्य हर जगह समान रूप से लागू नहीं होते, क्योंकि हर जगह जो शिक्षा के संसाधन है वो अलग अलग होते हैं। तो हम हर जगह एक ही तरह का लेवल नहीं रख सकते। जैसे कि अगर हम यूपी और दिल्ली की बात करें तो यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट यूपी में थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज कम बोली जाती है, वहाँ जो संसाधन है वो कम है। तो इसी तरीके से हम हर जगह एक समान लेवल नहीं रख सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैंगिक असमानता। महिला शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां बनाना आवश्यक है, लेकिन यह कार्य अभी भी चुनौतियों से भरा हुआ है। देखिए, जो महिला शिक्षा है और लैंगिक समानता है उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा चुनौती देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव। किस तरह से आधुनिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों से ये जोड़ने में असफल हो रहा है, क्योंकि हम जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनसे नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे भौतिकवाद का प्रभाव। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सफलता प्राप्त करना बन गया है, जिससे नैतिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। क्योंकि देखिए, आजकल जो भी छात्र हैं, जो भी शिक्षा लेते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं उससे। तो हमारी आर्थिक आर्थिक जो चीज़ें हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जो हमारी नैतिक चीज़ें हैं, कोई भी ये नहीं सोचता कि हम शिक्षा लेकर, शिक्षा ग्रहण कर कर एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक समाज सुधारक बनेंगे। सब लोग ये सोचते हैं हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हमारे पास पैसा होगा, ये होगा। तो हमारी जो शिक्षा है वो आर्थिक रूप से ज़्यादा जा रही है, बल्कि हमें नैतिकता को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि नैतिकता भी इम्पॉर्टेंट है, बट हम नैतिकता को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य समाज के प्रति जिम्मेदारी और योगदान के महत्व को समझना होना चाहिए, जो अक्सर अनदेखा किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट चुनौती है हमारी नीतिगत जटिलताएं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा की नीतियां तैयार करने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। किस तरह से? पहला आप लिख सकते हैं नीतियों का राजनीतिकरण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कई बार शिक्षा नीतियों का निर्माण राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे वास्तविक समस्याएं छूट जाती हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी नीतियां होती हैं जो राजनीतिक मुद्दे या फिर राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो कोई नीति लागू कर दी, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लागू कर दी प्रचार प्रसार के लिए, हमने ये किया, हमने वो किया, वो लोग जीत गए, पर उस नीति का क्या कोई फ़ायदा था? इस तरह से बहुत सारी ऐसी नीति हैं जो सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं, पर वास्तविकता को वो नहीं पहचान पाती, या फिर उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताओं का संतुलन। किस तरह से शिक्षा नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं, वैश्विक मानकों के बीच संतुलन बनाना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं आधुनिक समाज में शिक्षा के उद्देश्यों को तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों के साथ नैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षा केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में समावेशिता, समानता और प्रगति को बढ़ावा देने का भी साधन है। क्योंकि शिक्षा जो होती है वो कभी भी एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि वो पूरे समाज को आगे बढ़ाती है, पूरे समाज को सशक्त बनाती है। ठीक है, इन जटिलताओं को समझते हुए शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रासंगिक और प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। और इन सभी जो जटिलताएं हैं और ये सभी जो मुद्दे हैं, इनको ध्यान में रखकर हम किस तरह से जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको अधिक समावेशी, प्रासंगिक और प्रभावशाली बना सकते हैं, इस बात
पर हमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में समानता की क्या आवश्यकता है? यानी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें हमें समानता की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है समानता? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यानी जो हमारी शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। और इसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों के विकास को सुनिश्चित करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधता समृद्ध देश में शिक्षा में समानता का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षा में समानता का महत्व है कि सभी व्यक्ति को उनके लिंग, धर्म, जाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से परे समाज शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं। शिक्षा में समानता समाज की प्रगति और समावेशिता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि देखिए जो शिक्षा है उसमें कोई भी लिंग, धर्म, जाति या फिर सामाजिक या फिर आर्थिक स्थिति को नहीं देखा जाता। इसीलिए भी ज़रूरी है हमारी शिक्षा में समानता होना। अगर हमारी शिक्षा में समानता ना होती तो आप आज मेरे से नहीं पढ़ रहे होते, मैं आपको नहीं पढ़ा रही होती, क्योंकि आप नहीं जानते मेरी धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा लिंग क्या है, और मैं नहीं जानती कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है। बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और फिर भी आप पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो हमारी शिक्षा है उसमें समानता होना अनिवार्य है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में आप आगे लिखेंगे, शिक्षा में समानता की आवश्यकता के कारण। यानी जो शिक्षा है उसमें समानता की क्या आवश्यकता है? तो पहला आप लिखेंगे सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना। किस तरह से? पहला आप इसमें लिखेंगे समान अवसर। शिक्षा में समानता से समाज में हर वर्ग को समान अवसर मिलते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सकता है। क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाते हैं और वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना विकास कर सकता है। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो टॉप कर सकता है अगर वो पढ़े, और कोई बच्चा है जो लूज़र है और वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो पीछे रह जाता है। तो वो उसकी कैपेसिटी पर आधारित होता है, ना कि उसके धर्म पर, जाति पर, लिंग पर, किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असमानता का उन्मूलन। यह जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानता को खत्म करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा में समानता से कमजोर वर्ग और महिलाओं को सशक्त बनाने का अवसर मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समावेशी समाज। शिक्षा में समानता से एक समावेशी समाज का निर्माण होता है, जहां हर व्यक्ति समाज के विकास में योगदान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसमें लिख सकते हैं अपराध और सामाजिक समस्याओं में कमी। किस तरह से? जब समाज में सभी को समान शिक्षा मिलेगी तो बेरोजगारी और अपराध की समस्याएं कम हो जाएंगी। इसीलिए भी हमें शिक्षा में समानता की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। समान शिक्षा से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्य को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, जिससे हमारा जो देश है वो भी मजबूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास के लिए आधार। यानी जो हमारी शिक्षा होती है वो हमारे आर्थिक विकास के लिए भी आधार प्रदान करती है, आधार देती है, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं कौशल विकास। किस तरह से? शिक्षा में समानता से सभी को कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जो आर्थिक विकास में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे गरीबी उन्मूलन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समान शिक्षा से गरीब तबके के लोग भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे गरीबी में कमी आती है। यानी देखिए जो शिक्षा है वो किसी में भेदभाव नहीं करती, जो अमीर है वो भी और जो गरीब है वो भी। अगर वो दोनों ही मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं तो वो अपनी जो बेरोजगारी है, अपनी जो गरीबी है उसको मिटा सकते हैं और उच्च लेवल पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा। किस तरह से? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समान शिक्षा से समाज में योग्य मानव संसाधन तैयार होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैंगिक समानता को प्रोत्साहन। किस तरह से ये लैंगिक समानता को प्रोत्साहन करता है? इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण। समान शिक्षा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है, जिससे वह परिवार और समाज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पितृसत्तात्मक सोच का अंत। शिक्षा में समानता से लिंग आधारित भेदभाव को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी और डिजिटल युग की आवश्यकता। यानी हम तकनीकी और डिजिटल युग में भी शिक्षा की आवश्यकता को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप पहला लिख सकते
सकते हैं डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता किस तरह से आज के युग में शिक्षा में समानता से सभी वर्गों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी नवाचार। समान अवसर मिलने से समाज में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक, अब हम देखेंगे शिक्षा में समानता की चुनौतियां। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक असमानता। गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने या मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम आर्थिक असमानताएं देख सकते हैं। ठीक है, जो कि गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने से रोकती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भौतिक असमानताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुधारों की कमी से समान शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हम देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे संसाधन हैं उनकी कमी रहती है, जिसकी वजह से समान जो शिक्षा का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैंगिक भेदभाव। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कई स्थानों पर आज भी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं भी दे सकती हूँ। मेरे खुद आस पड़ोस में या फिर ये कहूँ मेरे खुद खानदान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा को अभी तक लड़कियों से दूर रखते हैं, शिक्षा को लड़कियों तक पहुंच नहीं देते। उनका खुद मानना ये है कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी, क्या करना है। ये खुद मेरे मतलब मेरे घर में तो नहीं है बट हाँ मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जो थिंकिंग है वो रखते हैं। आपने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, खासकर गांव साइडों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनकी पुरानी सोच होती है। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक पूर्वाग्रह। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जाति और धर्म आधारित भेदभाव भी समान शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं क्योंकि हमारी जो जाति होती है, हमारा जो धर्म होता है वो लड़कियों को सिर्फ बांधे रखने का कार्य करता है। जो हमारी जाति है, धर्म है, वो भी शिक्षा से लड़कियों को रोकने या फिर शिक्षा को कम करने का कार्य करती हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा में समानता केवल एक नैतिक आवश्यकता नहीं बल्कि यह समाज की स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। समान शिक्षा से न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरा समाज लाभान्वित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा। सरकारी योजनाएं जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE, मिड डे मील योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कदम हैं जो कि आप भी देख सकते हैं। समान शिक्षा से एक ऐसे समाज बनाया जा सकता है जो न्याय, समानता और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित हो। क्योंकि अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जहाँ न्याय हो, समानता हो और समृद्धि हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या शिक्षा समानता का कारण बन सकती है? अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारी शिक्षा है क्या वो समानता ला सकती है, उसका कारण बन सकती है, और बन सकती है तो किस तरह से, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। इस क्वेश्चन के परिचय में आप लिख सकते हैं शिक्षा समाज के विकास और प्रगति का मुख्य आधार है। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यह न केवल व्यक्तियों के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है बल्कि समाज में समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है क्योंकि ये समाज में समानता भी स्थापित करने का कार्य करती है। समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार देना, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति का क्यों ना हो। सभी को एक समान रखना और एक समान अधिकार और एक समान अपॉर्चुनिटी देना ही हमारी समानता होती है। यह प्रश्न कि क्या शिक्षा समानता का कारण बन सकती है का उत्तर सकारात्मक है, लेकिन ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी समावेशी और प्रभावी है। यानी देखिए, अगर हम ये कहें कि जो शिक्षा है वो समानता ला सकती है तो इसका जो आंसर होगा वो पूरी तरीके से सकारात्मक यानी पॉजिटिव होगा क्योंकि शिक्षा समानता ला सकती है। लेकिन ये इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि जो हमारी शिक्षा है उसकी जो नीतियाँ हैं वो किस हद तक प्रभावशाली या किस हद तक अच्छी हैं। अगर हमारी नीतियाँ या फिर हमारी जो शिक्षा है वो अच्छी नहीं होगी, क्या वो समानता ला पाएगी? अगर मैं आपको समानता की बातें ना बताऊं, लड़ाई झगड़े या फिर धर्म के विरुद्ध भड़काऊं,
क्या समानता आ पाएगी समझ में? नहीं आ पाएगी। तो हमारी ये जो है समानता, ये हमारी शिक्षा की जो नीतियाँ हैं और जो हमारी शिक्षा का पैटर्न है उस पर भी आधारित होती है, ठीक है? अब आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में, आगे आप लिखेंगे शिक्षा समानता का कारण कैसे बन सकती है? यानी जो शिक्षा है वो समानता का कारण कैसे बन सकती है? तो पहला आप लिख सकते हैं सामाजिक असमानता को दूर करना। शिक्षा सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करती है। यह जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक हो सकती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं जाति प्रथा का उन्मूलन। किस तरह से शिक्षा के माध्यम से जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है? शिक्षित व्यक्ति समानता और मानवता के महत्व को समझते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता। शिक्षा लोगों को विभिन्न धर्मों और संस्कृति का सम्मान करना सिखाती है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। क्योंकि देखिए जो हमारी शिक्षा है वो कभी भी किसी भी धर्म की बेइज्जती करना या उसके विरोध में कुछ भी बोलना नहीं सिखाती। सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों का सम्मान करना ही हमारी शिक्षा सिखाती है, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे धार्मिक समानता को बढ़ावा देना। किस तरह से शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। यह गरीबी और आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक होती है। यानी देखिए जो हमारी शिक्षा है वो सभी व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सभी व्यक्तियों को गरीबी और आर्थिक असमानताओं को कम करने का सहायता देती है, कम करने में सहायता देती है, ठीक है? इसके अंतर्गत आप पहला लिखेंगे रोजगार के अवसर। शिक्षा से कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे लोग रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं गरीबी उन्मूलन। शिक्षा के माध्यम से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, जिससे समाज में आर्थिक असमानताएं कम हो जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लैंगिक समानताओं का प्रोत्साहन। किस तरह से लैंगिक समानताओं का प्रोत्साहन होता है? शिक्षा महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्रदान करती है। यह लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरह से? पहला आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण। शिक्षित महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं और समाज में बराबरी की भूमिका निभा सकती हैं। क्योंकि देखिए जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो आत्मनिर्भर होती हैं और समाज में एक बराबरी की भूमिका निभा सकती हैं। जैसे कि अगर अब मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो अगर कोई पुरुष भी टीचर है तो मैं उसकी बराबरी कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी टीचर है और मैं भी टीचर हूँ। तो जो शिक्षित महिला होती हैं वो आत्मनिर्भर होती हैं और समाज में बराबरी कर सकती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भेदभाव का उन्मूलन। शिक्षा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देता है और जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे पुरुष भी होते हैं वो कभी भी भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन करना। यानी जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनको प्रोत्साहित करना होता है इसके अंतर्गत। किस तरह से? शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय को समझने और लागू करने में मदद करती है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समान अधिकार। शिक्षा लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। क्योंकि अगर लोग शिक्षित नहीं होते तो वो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नागरिकता का विकास। शैक्षिक नागरिक लोकतंत्र को मजबूत करने और समानता को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जो शिक्षित नागरिक होते हैं वो लोकतंत्र को तो बढ़ाते ही हैं और जो मजबूत शासन होता है उसको भी बढ़ाने और उसको आगे सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक समरसता का निर्माण। किस तरह से सामाजिक समरसता का निर्माण होता है? शिक्षा लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना विकसित करती है। यह विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच मानवीय स्थापित करने में सहायक होती है। किस तरह? इसमें पहला आप लिख सकते हैं पूर्व ग्रह का उन्मूलन। शिक्षा समाज में व्यापक पूर्वग्रह और भेदभाव को समाप्त समाप्त करती है। सांस्कृतिक समृद्धि। शिक्षा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को आदान प्रदान होता है, जिससे समाज में सामंजस्य बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा होती है वो हमारी सांस्कृतिक और जो परंपराएं होती हैं उनका आदान प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा समानता का कारण क्यों नहीं बन पाती। यानी अभी हमने देखा शिक्षा समानता का कारण है, अब हम देखेंगे शिक्षा समानता का कारण क्यों नहीं बन पाती है, ठीक है? बनती है या बन पाती है, अब हम इसको देख लेंगे। हालांकि शिक्षा समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके प्रभाव को बाधित करने वाले कई कारक हैं। यानी इसके प्रभाव को रोकने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक असमानता।
गरीब तबके के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती, यानी जो गरीब लोग होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ले पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, और समानता भी उन्हें नहीं मिल पाती। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक भेदभाव, जातिगत और लैंगिक भेदभाव के कारण शिक्षा तक समान पहुंच मुश्किल हो जाती है, यानी जो हमारी जातिगत और लैंगिक भेदभाव होता है उसके कारण ही जो हमारी शिक्षा तक पहुंच है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नीतियों का अभाव, शिक्षा नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वयन न होने के कारण समानता का लक्ष्य अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जो हमारी नीतियाँ होती हैं वो सही तरीके से लागू नहीं होती। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ग्रामीण और शहरी विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण वहाँ के बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि गाँव में इतने अच्छे साधन नहीं हो पाते शिक्षा के लिए, तो इस वजह से जो गाँव के बच्चे होते हैं वो शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा समानता का एक सशक्त माध्यम है। यह समाज में व्यापक असमानता को खत्म करने और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने में मदद करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारी शिक्षा है वो सभी को समान अवसर देने में मदद करती है। हालांकि शिक्षा के माध्यम से समानता को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावी बनना होगा, क्योंकि अगर हम शिक्षा के माध्यम से समानता लाना चाहते हैं तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा की नीतियाँ हैं उन्हें अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावी बनना हो, तभी हम शिक्षा के माध्यम से समानता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार, समाज, शैक्षिक संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। यदि शिक्षा सही ढंग से सभी तक पहुंचाई जाए तो यह न केवल समानता का कारण बन सकती है बल्कि एक समतावादी और न्याय संगत समाज का निर्माण भी कर सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा तक पहुंच हासिल करने के संदर्भ में अनुसूचित जाति के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं, यानी अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें जो अनुसूचित जाति होती है अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं भारत में शिक्षा सभी के लिए एक मौलिक अधिकार है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह अधिकार प्राप्त करना कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण आज भी एक चुनौती है, क्योंकि जो हमारी अनुसूचित जाति है वो पिछड़े वर्ग में आ जाती है और उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं में से बन जाती है, क्योंकि ये सभी उनकी शिक्षा को बाधित करती हैं। अनुसूचित जाति के लोग ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित रह जाती है, यानी उनकी जो पहुंच है वो शिक्षा तक नहीं हो पाती और वो सीमित रह जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अनुसूचित जाति के समक्ष शिक्षा की चुनौतियां, यानी जो अनुसूचित जाति होती है उसके सामने शिक्षा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं जातिगत भेदभाव। अनुसूचित जाति के छात्रों को कई बार स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव शिक्षकों और सहपाठियों दोनों से हो सकता है, यानी देखिए जो अनुसूचित जाति के बच्चे होते हैं अगर वो स्कूल में हैं या फिर हाई स्कूल में हैं तो कई बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो भेदभाव होता है वो छात्रों द्वारा या फिर उनके टीचर्स द्वारा किया जा सकता है उनके साथ में। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अस्पृश्यता और बहिष्कार। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को अब भी अस्पृश्यता और बहिष्कार झेलना पड़ता है, जिससे उनकी आत्मविश्वास और शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावी होता है। यानी देखिए अभी भी जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है, छुआछूत का सामना करना पड़ता है और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सामाजिक दबाव। किस तरह से परंपरागत समाज में अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा के बजाय पारंपरिक कार्यों और मजदूरी में लगाने का दबाव होता है, क्योंकि देखिए जो अनुसूचित जाति है उनके बच्चों को शिक्षा के बजाय जो काम है या फिर ये कहें मजदूरी है उसको करने के लिए उन्हें ज़्यादा उन पर बल दिया जाता है कि आप शिक्षा को छोड़कर कार्य करना शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक बाधाएं। आर्थिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे गरीबी।
अनुसूचित जाति के अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिससे उनके बच्चों को स्कूल छोड़कर आजीविका कमाने के लिए काम करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादातर परिवार क्या होते हैं, गरीब होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपना स्कूल छोड़कर काम पर लगना ही पड़ता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शैक्षिक सामग्री की कमी। किस तरह से आर्थिक तंगी के कारण यह बच्चे किताबें, स्कूल की वर्दी और अन्य आवश्यक सामग्री नहीं खरीद पाते। इसी की वजह से ये भी एक बाधा है जो इन्हें स्कूल जाने से रोकती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, इन सभी के पैसे दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अगर इनमें से कोई भी बच्चा हमारे स्कूल में है या फिर कोई भी पिछड़े वर्ग का है, तो वो अपनी स्कूल बुक्स और जो हमारी यूनिफॉर्म होती है, इन सभी का खर्चा निकाल सके और अपनी शिक्षा को छोड़ने के लिए बाध्य ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं महंगे निजी स्कूलों की पहुंच। सरकारी स्कूलों में सीमित सुविधाओं के कारण निजी स्कूल एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक असमर्थता के कारण अनुसूचित जाति के बच्चे वहाँ दाखिला नहीं ले पाते। यानी देखिए, जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी सुविधा होती है जो नहीं हो पाती, जो कि निजी स्कूल के पास होती हैं। लेकिन वो आर्थिक रूप में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला तक नहीं ले पाते, यानी एडमिशन नहीं ले पाते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बाधा होती है वो होती है हमारी शैक्षिक संस्थानों की कमजोरियां। किस तरह से? इसमें पहला आप लिख सकते हैं पर्याप्त स्कूल सुविधाएं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते अनुसूचित जाति के अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां स्कूलों की संख्या कम होती है और शिक्षा की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अलगाव और भेदभाव। अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कूलों में अक्सर अलग बैठाया जाता है और उन्हें उनके साथ निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इनके लिए अलग एक तरह से चटाई बिछा दी जाती है या अलग बिठाया जाता है स्कूलों में भी बच्चों को, जिसकी वजह से इनके साथ भेदभाव या निम्न स्तर का व्यवहार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गुणवत्ता की कमी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कम होती है, जिससे अनुसूचित जाति के प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में हम कमी देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं अनुसूचित जो जनजाति के बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कठिनाई है वो है हमारी लैंगिक असमानताएं। लैंगिक असमानताओं के अंतर्गत चलिए देखते हैं आप क्या लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं। अनुसूचित जाति की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है। इन्हें घरों के कामों में मदद करने और छोटी उम्र में विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सुरक्षा की चिंता। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण अनुसूचित जाति की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल नहीं जा पाती। अगर मैं अपने ही गांव का एग्जांपल लूँ तो मेरे गांव में भी ओनली 8th क्लास तक स्कूल है। अगर आपको 8th क्लास से आगे पढ़ना है तो आपको सेकंड गांव में जाना होगा, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानसिक और सांस्कृतिक बाधाएं। इसके अंतर्गत चलिए देख लेते हैं आप क्या। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शैक्षिक प्रणाली की कमी। अनुसूचित जाति के परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, प्रेरणा का अभाव होता है, जिसकी वजह से वो बच्चों को भी शिक्षा लेने के लिए ज़्यादा उन्हें मजबूर नहीं करते या ज़्यादा नहीं कहते तुम शिक्षा लो, काम करना है काम कर लो, वो ऐसे करके टाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अवरोध। सांस्कृतिक अवरोध के अंतर्गत आप लिख सकते हैं पारंपरिक सोच और समाज रूढ़ियों के कारण अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जो है वो रूढ़िवादी सोच से घिरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आत्मविश्वास की कमी। लगातार भेदभाव और अलगाव के कारण बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जो उन्हें शैक्षिक प्रगति में बाधा डाल देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं संसाधन और प्रयास। संसाधन और प्रयास के अंतर्गत आप पहला लिख सकते हैं सरकारी नौकरियां और योजनाएं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं संरक्षण। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण की
व्यवस्था करके सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि देखिए अगर आरक्षण नहीं होगा वो वैसे ही पीछे हैं और ज़्यादा पीछे हो जाएंगी। इसीलिए उन्हें बराबरी देने के लिए, उन्हें बराबर स्तर पर लाने के लिए आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे छात्रवृत्ति योजनाएं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मिड डे मील योजना। यह योजना स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और पोषण सुनिश्चित करने में सहायता होती है, क्योंकि अगर बच्चों को खाना दिया जाएगा तो वो डेफिनेटली बात है, अगर उन्हें घर पे खाना नहीं मिल रहा है, वो इतने गरीब बच्चे हैं, तो वो स्कूल में ज़रूर आएंगे और उनका जो पोषण है वो भी बना रहेगा, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। इसीलिए भी मिड डे मील योजना चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामुदायिक और सामाजिक प्रयास। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं जागरूकता अभियान। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा के महत्व के प्रति अनुसूचित जाति के परिवारों को जागरूक करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक समरसता। समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। यानी अगर हम समाज में समानता लाना चाहते हैं, जो भेदभाव है उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें सामूहिक जो प्रयास है वो करने चाहिए, यानी सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शैक्षिक सुधार। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो भी कंपटीशन जैसी चीज़ों में आगे बढ़ सकें और अपनी जो शिक्षा है उसको अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षित शिक्षक। शिक्षकों को जातिगत भेदभाव से बचने और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी टीचर्स भी ट्रेंड होने चाहिए, ताकि वो किसी भी बच्चे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी और डिजिटल शिक्षा। अनुसूचित जाति के छात्रों को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना उनके सशक्तिकरण में मदद करती है। यानी अगर हम छात्रों को डिजिटल चीज़ें और जो तकनीकी चीज़ें हैं वो सिखाएंगे, तो उनका जो सशक्तिकरण है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा मजबूती तरीके से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा तक पहुँच हासिल करने में अनुसूचित जाति के सामने कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियां हैं। हालांकि सरकारी नीतियां, सामाजिक प्रयासों और शैक्षिक सुधारों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हम इनको दूर कर सकते हैं। इन समावेशी और भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चों को सशक्त बनाकर समाज में समानता और न्याय की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए हमें जो सरकारी नीतियां हैं और ये सारी जो मुद्दे हैं इनको सॉल्व करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकलांग लड़कियों के साथ दोहरा भेदभाव क्यों किया जाता है। यानी देखिए जो विकलांग लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके साथ दोहरा भेदभाव क्यों होता है। देखिए एक तो भेदभाव होता है उनके विकलांग होने के ऊपर, ठीक है। दूसरा भेदभाव किया जाता है उनकी लड़की होने के ऊपर, क्योंकि देखिए गर्ल्स को हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर कोई विकलांग है तो उसे तो दोहरे भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे विकलांग लड़कियों के साथ समाज में दोहरा भेदभाव इसीलिए किया जाता है क्योंकि वह एक साथ दो संवेदनशील पहचानों से जुड़ी होती हैं। पहला उनकी महिला होना और दूसरा उनका विकलांग होना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पहला तो उनकी महिला होना ये प्रॉब्लम होती है, दूसरी होती है विकलांग होना, जिसकी वजह से ये दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। भारतीय समाज में जहाँ पितृसत्तात्मक संरचना और रूढ़िवादी सोच आज भी प्रभावी है, महिलाओं को पहले से ही कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विकलांगता इसके लिए इस भेदभाव को और अधिक जटिल बना देती है। यानी लड़कियां जो होती हैं उन्हें भेदभाव का सामना पहले से ही करना पड़ता है महिलाओं को। और क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और अगर उनमें विकलांगता आ जाए तो उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ हम देख भी सकते हैं अपने समाज में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट लिखेंगे आप लिंग आधारित भेदभाव। यानी जो भेदभाव है वो किस आधार पर किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे लिंग आधारित भेदभाव। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को अक्सर कमतर समझा जाता है। विकलांग लड़कियों के साथ यह भेदभाव और गहरा हो जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे शिक्षा का अभाव। विकलांग लड़कियों को स्कूल भेजने से बचा जाता है क्योंकि परिवार उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देता। आपने भी ये देखा होगा अगर कोई विकलांग होता है तो उसकी एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, मतलब बचपन में थी वो उनकी जो एजुकेशन है उनके परिवार वाले उनकी एजुकेशन के लिए
ज़रा भी वरिड नहीं थे। वो कभी स्कूल भी नहीं गईं क्योंकि वो देख नहीं पाती थीं। ऐसा नहीं है जो देख नहीं सकते उनके लिए स्कूल नहीं है, उन्हें दिखता था बट धुंधला दिखता था, बहुत ज़्यादा ब्लर, बस परछाई सी, इस तरह से वो दिखता था। बट उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। वो बिना, अगर मैं बोलूँ भी नहीं, बस सामने जाके खड़ी हो जाऊँ, उन्हें बहुत ब्लर दिखता था, फिर भी वो मुझे पहचान लेती थी कि हाँ, मैं हूँ वो। तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है विकलांग लोगों का। बट फिर भी जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो उनके माता-पिता वो उन्हें कम आँकने का प्रयास करते हैं और उन्हें शिक्षा से और जो सामाजिक जीवन होता है उनसे हमेशा पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है लड़कियों को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अभाव। इनकी शारीरिक अक्षमताओं के कारण उन्हें अक्सर घर की सीमित रखा जाता है, वो कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कम अवसर। लिंग और विकलांगता दोनों के कारण उन्हें रोजगार और अन्य अवसरों से वंचित रखा जाता है। अब हम देखेंगे विकलांगता आधारित भेदभाव, यानी विकलांगता आधारित भेदभाव किस तरह से होता है। विकलांगता के कारण समाज में उनके प्रति सहानुभूति के साथ साथ भेदभाव भी किया जाता है, यानी कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ सहानुभूति करते हैं, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, बट कुछ लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक बहिष्कार। विकलांग लड़कियों को कमतर समझा जाता है और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। उन्हें विशेष स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच पहुंच नहीं मिल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शोषण और हिंसा। विकलांग लड़कियां अक्सर हिंसा और शोषण का शिकार बनती हैं क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि वो अपनी जो सुरक्षा है वो स्वयं नहीं कर सकती, इसीलिए वो दूसरों पर निर्भर रहती हैं और इसकी वजह से उनका शोषण और जो उनके साथ विरोध है या फिर ये कहें हिंसा जो होती है, उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सांस्कृतिक और पारिवारिक दबाव। किस तरह से, पहला आप इसमें लिखेंगे शादी का दबाव। समाज विकलांग लड़कियों को शादी के लायक नहीं मानता, जिससे उन्हें अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई विकलांग है तो उसकी शादी करवाना बहुत बड़ा टास्क समझते हैं। ये सोचते हैं कि विकलांग लोगों की तो शादी ही नहीं हो सकती, लेकिन अगर लड़का विकलांग है तो उसे अच्छी लड़की मिल जाती है, बट अगर लड़की विकलांग है तो उसके लिए तो शादी तक करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम ऐसी स्थिति देख सकते हैं अपने समाज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पारिवारिक उपेक्षा। पारिवारिक उपेक्षा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं परिवार अक्सर उन्हें बोझ मानता है और उनकी ज़रूरतों की अनदेखी कर देता है, क्योंकि परिवार में ऐसे लोगों को बोझ माना जाता है और उनकी जो ज़रूरतें की चीज़ें होती हैं उन्हें भी अनदेखा किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? चलिए देखेंगे। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं विकलांग लड़कियों के साथ दोहरा भेदभाव उनकी प्रगति और विकास में बाधा बनता है। इसे समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना, विशेष शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना और विकलांगता के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। यानी अगर हम इन सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो जागरूकता और जो हमारी शिक्षा है, रोजगार है, उसके अवसरों में बढ़ोतरी करना और जो विकलांगता है उसके प्रति जो मानसिकता है उसको बदलना आवश्यक है। केवल समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से ही इन लड़कियों को सम्मानजनक और सशक्त जीवन दिया जा सकता है। यानी अगर हम समावेशी दृष्टिकोण को अपना लें तो हम इन लड़कियों को सम्मानजनक और सशक्त जीवन प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये सभी को समान रखने का प्रयास करता है हर स्थिति में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में शिक्षा के लिए औपनिवेशिक नीतिगत ढांचे का विश्लेषण कीजिए। यानी जो भारत है उसमें जो शिक्षा के लिए औपनिवेशिक नीतिगत ढांचा है उसके लिए आपको विश्लेषण करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके परिचय में आप लिख सकते हैं भारत में शिक्षा का आधुनिक ढांचा मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित हुआ, क्योंकि जब ब्रिटिश का शासन था तभी हमारा जो आधुनिक ढांचा है वो विकसित हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन शासन ने भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति बनाई। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन के लिए सहायक कर्मचारियों का निर्माण करना, न कि भारतीय जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। यानी देखिए सबसे पहले जो
शिक्षा की नीतियाँ बनाई गई थी वो ब्रिटिश शासन के दौरान ही बनाई गई थी। और ये जो नीतियाँ बनाई गई थी एजुकेशन को लेकर, इनका सिर्फ मोटिव यही था कि ऐसे लोगों को तैयार करना जो ब्रिटिश शासन में यानी ब्रिटिश प्रशासन में कर्मचारी की तरह उनकी मदद कर पाएँ, उनकी हेल्प करें कि वो किस तरह से शासन अच्छी तरीके से कर पाएँ। और ये जो नीतियाँ थी इनका ज़रा-सा भी मोटिव ये नहीं था कि सामाजिक या फिर आर्थिक कोई भी विकास हो भारत में। बस ये चाहते थे कि किस तरह से भारत पर अच्छी तरीके से हम कब्ज़ा या फिर ये कहें शासन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औपनिवेशिक नीतिगत ढांचे का विकास, कि किस तरह से औपनिवेशिक नीतिगत जो ढांचा था उसका विकास हुआ। तो पहला आप इसमें लिखेंगे प्रारंभिक शिक्षा नीतियाँ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक चरणों में भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जैसे गुरुकुल और मदरसा का ह्रास हुआ। इसके कुछ कारण है, यानी देखिए जो प्रारंभिक चरण था उसमें बहुत सारी चीज़ों का ह्रास हुआ और बहुत सारी चीज़ें खत्म हुई, क्योंकि हमारे भारत में पहले गुरुकुल और जो मदरसे होते हैं उनमें शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे इनका ह्रास होने लगा, ये खत्म होने लगे। प्रारंभिक शिक्षा को ब्रिटिश प्रशासन ने महत्व नहीं दिया, यानी जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी उसे ब्रिटिश प्रशासन जो था उसने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। औद्योगिक क्रांति के तहत अंग्रेजों को शिक्षित और प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता थी, यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस टाइम पे पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, यानी 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था यह पहला कानून था जिसमें भारतीय शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी तय की गई। यानी ये पहला चार्टर ऐसा था जिसमें भारत की शिक्षा की बात की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसे केवल ब्रिटिश प्रशासन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। लेकिन देखिए ये जो है इस चार्टर में 1 लाख रुपए वार्षिक दर पर, यानी हर वर्ष में 1 लाख रुपए आपको शिक्षा पर लगाने होंगे, ये इस चार्टर में कहा गया। नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट लिखेंगे मैकाले की मिनट, जो कि हमारी आई थी 1835 में, ठीक है। इसके अंतर्गत देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्रचार प्रसार। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को प्रमुख स्थान दिया, यानी जो मैकाले हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी जो भाषा थी उसको प्रमुख स्थान देने का प्रयास किया था भारत में, ठीक है। आगे चलेंगे माउंट बल्डन फ्लेट्रेशन थ्योरी। इसके अंतर्गत देखते हैं, इसके अनुसार शिक्षित वर्ग के माध्यम से ज्ञान समाज के निचले वर्गों तक पहुंचाया जा सकता है, यानी अगर कोई शिक्षित वर्ग है, पूरा ही वर्ग शिक्षित है, तो उनके द्वारा जो निचले वर्ग के लोग हैं या और लोग हैं उनको भी शिक्षित किया जा सकता है। भारतीय परंपराओं और भाषाओं को निम्नतर माना गया, यानी जो हमारी भारत की परंपराएं थी, हमारी जो भाषा थी उसको बहुत ज़्यादा निम्न माना गया, उसको अंग्रेजी के बराबर तो बिल्कुल नहीं माना गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बुंड का डिस्पैच 1854, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे बुंड का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा की संरचना का निर्माण किया गया, यानी इसके अंतर्गत जो हमारी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा है उसका निर्माण हुआ था। तकनीकी और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो तकनीक है और जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे कि कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यह प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अंटर आयोग, जो कि हमारा 1882 में आया था। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए गठित किया गया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी बनाया गया। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के विकास में उपेक्षित प्रगति नहीं हुई थी, ठीक है, फिर भी इसे सरकार की जिम्मेदारी बनाया गया था ताकि जो समाज है उसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद करने हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे 20वीं सदी की नीतियाँ। अब 20वीं सदी की कौन कौन सी नीतियाँ आई थी, तो पहला आप इसमें लिखेंगे सैंडलर आयोग, जो कि हमारा 1917 से 1919 तक आया था। यह आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए गठित किया गया था, यानी जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए यह आयोग बनाया था। नेक्स्ट है हमारा
वर्ध योजना जो कि हमारी 1937 में आई थी, महात्मा गांधी के सुझाव पर बुनियादी शिक्षा, नैतिक और व्यावसायिक को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। यानी इसके अंतर्गत महात्मा गांधी के जो सुझाव थे उस पर आधारित जो हमारी बुनियादी शिक्षा है और जो हमारे व्यवसाय हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा नीति का प्रभाव। किस तरह से औपनिवेशिक शिक्षा नीति का प्रभाव हुआ था इसको देखेंगे। इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव, यानी जो अच्छे प्रभाव थे वो क्या क्या थे। तो पहला आप लिखेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, एक संरचित और सागर शिक्षा प्रणाली विकसित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंग्रेजी एक संपर्क भाषा बनी जिससे भारत में एकता और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अब भारत में वैश्विक जुड़ाव भी बढ़ने लगा था सिर्फ अंग्रेजी भाषा की वजह से। नेक्स्ट आप इसमें लिख विश्वविद्यालयों की स्थापना, उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर प्राप्त हुए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सुधार आंदोलनों का उदय, आधुनिक शिक्षा ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया जैसे सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और जाति व्यवस्था का विरोध। यानी जो हमारी एजुकेशन थी, जो हमारी नई नई सुधार आ रहे थे वो भी एजुकेशन की वजह से आ रहे थे, क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग थी वो बदल रही थी कि जो सती प्रथा है उसको रोका जाए, जो विधवा पुनर्विवाह विवाह है उसको किया जाए। क्योंकि अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पूरी उम्र बिना पति के गुजार दे, तो वो दोबारा विवाह कर सकती है जैसे आदमी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास किया गया ताकि सभी लोगों को समान रखा जा सके। अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव कि इसके बुरे प्रभाव क्या थे। तो पहला आप लिखेंगे भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, औपनिवेशिक शिक्षा केवल अभिजात वर्गों को लक्षित करती थी जिसमें निम्न वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, यानी ये सिर्फ उच्च वर्गों के लिए थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पारंपरिक शिक्षा का ह्रास, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं का नजरअंदाज किया जाने लगा। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औपनिवेशिक मानसिकता का विकास, भारतीय समाज में आत्मगौरव की भावना कमजोर हो गई, यानी अब जो आत्मगौरव की भावना थी वो कमजोर होने लगी और जो औपनिवेशिक मानसिकता थी उसका विकास होने लगा। लोग जो थे वो औपनिवेश की तरह सोचने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है आप देखेंगे निष्कर्ष। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय शिक्षा नीति ब्रिटिश प्रशासन और आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई थी। उन्होंने भारतीय समाज को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से परिचित करवाया, लेकिन यह शिक्षा जन सामान्य तक पहुंचने में असफल रही। यानी ये जो थी ये सिर्फ ऊपर ऊपर के लोगों यानी मजबूत लोगों के पास थी, जो कमजोर लोग थे या फिर गरीब थे उनके पास नहीं थी। इन नीतियों ने एक नई शिक्षा संरचना की नींव रखी, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में पुनः रचित करने की आवश्यकता स्वतंत्रता के बाद महसूस की गई। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनी शिक्षा प्रणाली को समावेशी और स्वदेशी मूल्यों के अनुरूप बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। ठीक है, आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंग और जेंडर में क्या अंतर है। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है लिंग और जेंडर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे लिंग और जेंडर ऐसे दो शब्द हैं जिसका उपयोग अक्सर समानार्थी के रूप में किया जाता है, लेकिन यह एक दूसरे से भिन्न है। यह अंतर शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी ये जो है ये समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो भिन्न होता है। कैसे शारीरिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है और सांस्कृतिक संदर्भ में इनका जो उपयोग है वो अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। शिक्षा और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से इन दोनों की परिभाषा और उनके बीच के अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम इन दोनों को समझना चाहते हैं तो इन दोनों की जो परिभाषा है और महत्व है उनको समझना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे लिंग यानी सेक्स क्या होता है। लिंग का संबंध व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं से होता है। यानी जो व्यक्ति है उसकी जो जैविक और शारीरिक विशेषताएं हैं उनसे संबंधित ये होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा में आप लिख सकते हैं लिंग वह जैविक आधार है जो पुरुषों और महिलाओं और अन्य लैंगिक पहचान को निर्धारित करता है। यानी ये जो है ये पुरुष और महिला और अन्य जो होते हैं उनके जेंडर को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्धारण। यह जन्म के समय शारीरिक विशेषताओं जैसे जननांग, हार्मोन और गुणसूत्रों
या गुणसूत्रों एक्स एक्स या एक्स वाई के आधार पर तय किया जाता है। जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो भ्रूण में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, वो महिला होगी या पुरुष होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे विशेषताओं के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे लिंग जन्मजात है और इसे प्रकृति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जो लिंग होता है वो हमारा जन्मजात होता है और इसे प्रकृति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता कि पुरुष है या लड़की है, वो सिर्फ जन्मजात होता है, प्रकृति द्वारा होता है, या ये कहें ऊपर वाले के हाथ में होता है। यह शरीर की संरचना, प्रजनन प्रणाली और जैविक कार्यों से संबंधित होता है। लिंग वैज्ञानिक और चिकित्सा अध्ययन का विषय है। यानी लिंग जो है वो वैज्ञानिक और चिकित्सा अध्ययन का विषय हो जाता है। अब हम देखेंगे जेंडर, कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, चलिए जेंडर को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जेंडर का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू से होता है। यानी जो जेंडर है वो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जो हमारा पहलू है उसके अंतर्गत आ जाता है। इसकी परिभाषा को देखेंगे, जेंडर वह सामाजिक पहचान है जो व्यक्ति को पुरुष, महिला या अन्य के रूप में वर्गीकृत करता है। ये समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों से संबंधित है। यानी जो जेंडर है वो भी हमारा पुरुष, महिला और जो अन्य हैं उनमें वर्गीकृत करने का कार्य करता है और जो हमारी भूमिकाएं होती हैं उनको निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे निर्धारण। ये सामाजिक निर्माण है और समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलता है। यानी ये जो है ये हमारा समाज द्वारा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है ये प्रकृति द्वारा या फिर भ्रूण में ही बनता हो, ये समाज द्वारा बनाई गई संरचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। पहले आप लिखेंगे जेंडर सीखा हुआ है और इसे समाज द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह व्यक्तियों के व्यवहार, कपड़े और भूमिकाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जेंडर अध्ययन का विषय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और नारीवाद नारीवाद के संदर्भ में होता है। यानी जेंडर का जो अध्ययन है वो हम समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में और जो नारीवाद है उसके संदर्भ में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके प्रमुख अंतर, यानी लिंग और जेंडर के बीच जो अंतर होते हैं अब हम उन्हें देखेंगे। आधार आधार पर लिंग और जेंडर। तो आधार क्या होती है, पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा के आधार पर देखेंगे जैविक और शारीरिक पहचान होती है लिंग में, और जो जेंडर होता है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान होती है। निर्धारण के रूप में देखें तो प्राकृतिक द्वारा तय किया जाता है, ये कोई मनुष्य द्वारा तय नहीं होता, और ये जो है ये समाज और संस्कृति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, स्थापत्य देखेंगे तो ये अपरिवर्तनीय या स्थिर होता है। ऐसा नहीं है हम अपना जेंडर बदल सकते हैं। ठीक है, और ये जो होती है वो परिवर्तनीय और गतिशील होता है, इसको हम बदल सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें पुरुष, महिला, इंटरसेक्स। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे पुरुषोत्तम, स्त्रीणता, ट्रांसजेंडर। यानी हम इसे ट्रांसजेंडर के माध्यम से भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभाव। प्रभाव के अंतर्गत आप लिख सकते हैं हार्मोन, गुणसूत्र और शरीर। ठीक है, ये इसके प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक अपेक्षाएं, भूमिकाएं, ये इसका प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लिंग और जेंडर का प्रभाव। आई होप आपको दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों के प्रभाव को देखेंगे। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं लिंग से जुड़े जैविक भूमिकाएं, जैसे पुरुषों का शुक्राणु उत्पन्न करना और महिलाओं का गर्भ धारणा करना स्थिर है। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जेंडर से जुड़ी भूमिकाएं, जैसे महिलाओं को घर का काम करना और पुरुषों को आय अर्जित करना समाज और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि ये हमारे समाज और संस्कृति के अनुसार ही हम देखते हैं, यह धारणा लगाते हैं कि जो पुरुष है वो काम करेगा और जो महिला है वो घर संभालेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे असमानता और भेदभाव। जेंडर के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता देखी जाती है, जो कि हम भी अभी देख सकते हैं। लिंग के साथ जुड़े भेदभाव कम होते हैं, लेकिन जेंडर से जुड़े पुनर्ग्रह और गहरी होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण और पहचान। आधुनिक समाज में लिंग के बजाय जेंडर की बहुलता को अधिक महत्व दिया जाता है। ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और अन्य जेंडर पहचानों को अब मान्यता मिल रही है। यानी अब हम जो थर्ड जेंडर होता है उसको भी मान्यता देते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे उदाहरण। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं लिंग का एक उदाहरण, एक बच्चा जैविक रूप से पुरुष होता है। यानी वो जैविक रूप से या तो पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकता है, ये आपका लिंग होता है। जेंडर में देख सकते हैं, जेंडर में आप लिख सकते हैं समाज की उसकी
पहचान को पुरुष के रूप में देखता है, मजबूत और निर्णायक होने की उम्मीद करता है। यानी हम देखते हैं कि समाज में जो पुरुष है, उसके साथ हमेशा ये व्यवहार होता है कि वो मजबूत है, निर्णायक है, वो रो नहीं सकता, वो कमज़ोर नहीं है। बट महिलाओं को रो सकती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर महिला नहीं रोती है भई, हर महिला कमज़ोर नहीं होती है। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं कि रो जाते हैं और कुछ महिला तो इतनी कट्टर होती हैं, उन्हें के सामने तुम मर जाओ, मिट जाओ, बट वो रोने को तैयार नहीं होती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है, ये जेंडर जो है वो हमारे समाज में निर्मित है। ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल में ही ऐसी चीज़ें होती हों, ठीक है? अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, लिंग और जेंडर के बीच का अंतर जैविक और सामाजिक पहचान के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट करता है। लिंग जन्म से निर्धारित होता है और जैविक विशेषताओं पर आधारित होता है। यानी लिंग जो है वो हमारा जन्म पर निर्धारित होता है और हमारी जो जैविक विशेषता है उन पर आधारित होता है। जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित होता है और समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलता रहता है। यह समझना आवश्यक है कि दोनों ही व्यक्तियों की पहचान के महत्वपूर्ण भाग हैं और इन्हें सम्मानपूर्वक समझना और स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है? आई होप आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक बहिष्कार क्या है? यह गरीबी से कैसे अलग है? यानी आपको बताना है कि सामूहिक बहिष्कार क्या होता है और ये किस तरह से गरीबी से अलग होता है। तो सामूहिक बहिष्कार को देखेंगे, इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, सामूहिक बहिष्कार एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समूहों को समाज के मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से होती है। सामूहिक बहिष्कार से प्रभावित लोग समाज के संसाधनों, अवसरों और सेवाओं जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी देखिए, जो सामूहिक बहिष्कार होता है वो एक तरीके से किसी व्यक्ति या फिर किसी पूरे ही समूह के लिए किया जाता है और ये जो है ये हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें पूरे ही समूह को या पूरे ही जो एक व्यक्ति है उसको पूरे समाज से निकाल दिया जाता है और उसके लिए फिर कोई भी सुविधा प्राप्त करना, या चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से हो या फिर रोजगार से हो, कोई भी जो सुविधा है उस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं कि इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट आप लिख सकते हैं, एक व्यक्ति या समुदाय का मुख्य धारा से अलगाव, यानी एक व्यक्ति या पूरे ही जो समूह होता है उसका मुख्य धारा से अलगाव कर दिया जाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, भेदभाव और असमानता का सामना किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामूहिक बहिष्कार के उदाहरण, यानी जो सामूहिक बहिष्कार होता है उसके कुछ उदाहरण है। दलित समुदायों को जातिगत भेदभाव के कारण समाज के अलग रखा जाता है। यानी जो दलित लोग होते हैं उनको जातिगत भेदभाव के कारण समाज से अलग रखा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों के कारण समान अधिकार ना मिलना, ये भी एक सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आता है। विकलांग व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रखना, यानी जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें सार्वजनिक जो स्थान होते हैं और जो सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित रखना भी एक सामूहिक बहिष्कार के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखेंगे गरीबी से सामूहिक बहिष्कार का अंतर, यानी गरीबी और जो सामूहिक बहिष्कार होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो परिभाषा और स्वरूप को देखेंगे। पहले हम इसके परिभाषा और स्वरूप के अंतर्गत लिखेंगे, गरीबी का तात्पर्य आय या संसाधनों की कमी से होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, आवास पूरे नहीं कर पाता, वो गरीब होता है। सामूहिक बहिष्कार मुख्यतः सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अलगाव पर आधारित होता है। ठीक है, कारण आप लिख सकते हैं, गरीबी आर्थिक कारकों जैसे बेरोजगारी, कम वेतन और आर्थिक असमानताओं के कारण होती है। ठीक है, और सामूहिक बहिष्कार सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव जैसे जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के कारण हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें देखेंगे, अब लिखेंगे प्रभाव। प्रभाव किस तरह से गरीबी व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा डालती है। ठीक है, और सामूहिक बहिष्कार व्यक्ति के समाज की मुख्यधारा में भाग लेने से वंचित कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज पर प्रभाव। गरीबी से समाज में आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं। सामूहिक बहिष्कार से समाज में सामाजिक विभाजन और तनाव पैदा
हो जाता है, यानी तनाव जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संबंध और अंतर, यानी इनमें क्या संबंध है और क्या अंतर है। हालांकि गरीबी और सामूहिक बहिष्कार अलग अलग अवधारणा है, फिर भी यह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सामूहिक बहिष्कार का शिकार व्यक्ति अक्सर आर्थिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिससे वह गरीबी के दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि जो सामूहिक बहिष्कार का सामना करता है, फिर उसे गरीबी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हर चीज़ उससे छीन ली जाती है। उदाहरण के लिए जातिगत भेदभाव के कारण दलित समुदायों के लोग बेहतर रोज़गार और शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी गरीबी बढ़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आप किस तरह से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, सामूहिक बहिष्कार और गरीबी दोनों ही सामाजिक असमानता के संकेतक हैं, लेकिन इनका स्वरूप और प्रभाव भिन्न है। गरीबी आर्थिक संसाधनों की कमी पर आधारित है, जबकि सामूहिक बहिष्कार व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाव से संबंधित है। दोनों ही समस्याओं को हल करने के लिए समाज में समानता, न्याय और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक रूप से वंचित होने से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नीतियां और आयोग के दस्तावेजों में आर्थिक रूप से वंचित समूहों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या हैं? यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आर्थिक रूप से वंचित जो लोग होते हैं, या फिर आर्थिक रूप से वंचित से आप क्या समझते हैं। और जो हमारे दस्तावेज होते हैं या फिर आयोग होते हैं, उनमें आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं या फिर समूह हैं, उनके लिए कौन से वर्ड्स या फिर ये कहूँ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का परिचय। परिचय में आप लिखेंगे, आर्थिक रूप से वंचित होने का तात्पर्य उन व्यक्तियों या समूहों से है जो आर्थिक साधन, आय और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इनका यही मतलब होता है, जैसे कि अभी हमने देखा। यह स्थिति अक्सर सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी और अवसरों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे आर्थिक रूप से वंचित समूहों की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो आर्थिक रूप से वंचित समूह होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहला हम देखेंगे आय की कमी। इन समूहों की आय इतनी कम होती है कि वह अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इनके पास उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास तक नहीं होता है, यानी जो उचित शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है और जो रहने की जगह होती है, वो तक भी इनके पास नहीं होती। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे असमान अवसर। इन्हें समाज में समान आर्थिक और सामाजिक अवसर नहीं मिल पाते। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे गरीबी चक्र। यह समूह अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का सामना करते हैं, यानी ये एक तरीके से गरीबी चक्र में फंस जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द, यानी जो आर्थिक रूप से वंचित लोग होते हैं, उनके लिए कौन से शब्द जो है, या ये कहूँ वर्ड्स जो हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय नीति आयोग में आर्थिक रूप से वंचित समूहों को संदर्भित करने के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह शब्द उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी देखिए कुछ वर्ड्स हैं पर्टिकुलर जो उनके लिए यूज़ होते हैं, और वो जो वर्ड्स हैं वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो उनकी स्थिति होती है उसके अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है वो सेम ही रहते हों, नहीं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। पहला होता है हमारा निर्धन। निर्धनता का अर्थ है कि वह लोग जो अपनी दैनिक जीवन की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, यानी उनकी जो पैसे वाली कंडीशन है वो ख़राब है, उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है। नीति आयोग की रिपोर्टर्स में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को निर्धन कहा जाता है। यानी देखिए जो नीति आयोग है, इसकी जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो निर्धनता रेखा है उससे नीचे रहने वाले लोगों को निर्धन कहा जाता है। ठीक है, यानी जिनके पास धन ना हो वो निर्धन होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है उनके लिए भी अलग, यानी EWS के नाम से उन्हें जाना जाता है। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में 130वां संशोधन किया गया है। यानी जो 2019 है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
यह वर्ग उन परिवारों को संदर्भित करते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। यानी ये जो समुदाय है, ये कहूँ, ये जो वर्ग हैं, ये उन परिवारों को संदर्भित करते हैं जिनकी जो आय है पूरी साल की 8 लाख से कम होती है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के दायरे में नहीं होते। ठीक है, यानी वो जो व्यक्ति हैं ना तो वो अनुसूचित जाति के हों, ना अनुसूचित जनजाति के हों, ना ही अन्य पिछड़े वर्ग के हों, उन लोगों को ये संदर्भित करने का कार्य करती है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या होती हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा वंचित वर्ग। वंचित वर्ग क्या होते हैं? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को वंचित वर्ग रूप में संबोधित किया जाता है। यानी जो वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उन्हें वंचित वर्ग कहा जाता है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। यानी उनको आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार नई नई योजनाएं बनाती है, चाहे वो शिक्षा के ही मामले या शिक्षा के ही क्षेत्र क्यों ना हो। अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यानी जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती हैं उसके अंतर्गत देखेंगे यह समूह सबसे पिछड़े वर्ग में आते हैं। यानी ये जो समूह होते हैं ये समाज के सबसे पिछड़े वर्गों में आते हैं, जिन्हें सामाजिक भेदभाव और आर्थिक वंचना का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यानी जो आरक्षण का अधिकार होता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखेंगे अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग क्या होते हैं? जिन्हें ओबीसी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इन्हें देखेंगे। यह वर्ग उन समूहों को संदर्भित करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मंडल आयोग 1980 ने इनकी पहचान और सरकारी सेवाओं और शिक्षा के आरक्षण की सिफारिश की। यानी जो मंडल आयोग था 1980 का, उसने सिफारिश की कि इन लोगों को भी आरक्षण दिया जाए, आरक्षित किया जाए, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान क्या होते हैं? वह किसान जो अपनी जमीन नहीं ही रखते और दूसरों की खेतों में काम करके जीवन यापन करते हैं, उन्हें भूमिहीन किसान कहते हैं। ठीक है, यह समाज के सबसे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नगरीय निर्धन। नगरीय निर्धन कौन होते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शहरों में रहने वाले वह लोग कम आय, अस्थायी रोजगार और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर होते हैं, वो जो हैं वो नगरीय बेरोजगार कहलाते हैं। इन्हें आवास योजनाओं और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो हमारी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना लाई जाती हैं उनके तहत या फिर उनकी वजह से इन्हें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीति और आयोग के दस्तावेजों में आर्थिक रूप से वंचित समूहों का उल्लेख। यानी जो नीति है और जो आयोग है उसमें उसके जो दस्तावेज हैं उसमें आर्थिक रूप से जो वंचित समूह है उसका जो उल्लेख है वो किस तरह से किया जाता है। पहला हम देखेंगे योजना आयोग। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं योजना आयोग ने आर्थिक वंचना को मापने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया, जो कि अभी मैंने बताया गरीबी रेखा को मापा जाता है। इससे दैनिक कैलोरी उपयोग और न्यूनतम आय के आधार पर परिभाषा दी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को देखेंगे। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी उन्मूलन और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। ठीक है, अब हम देखेंगे मंडल आयोग। मंडल आयोग क्या है? जो कि हमारा 1980 में बनाया था। 1980 में मंडल आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की पहचान की और उसके लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, ताकि जो ओबीसी वाले लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा और वंचित समूह। शिक्षा और वंचित समूह किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी जो कि 2020 में आई थी, में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए समावेशी और समान शिक्षा की वकालत की गई है। यानी इसमें अब जो समाज में वंचित वर्ग है और जो समावेशी शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष ध्यान दिया गया इसी के अंतर्गत। ठीक है, जो कि हमारी 2020 में एनईपी आई थी इसके अंतर्गत, और इसकी फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एनईपी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देखेंगे। आर्थिक रूप से वंचित समूहों का उत्थान समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है। इन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाएं और नीतियां जैसे आरक्षण,
शिक्षा का अधिकार और रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किया गया है। सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समाज को भी जागरूक और समावेशी होना चाहिए, तभी हम समाज में कुछ अच्छी चीजें या कुछ अच्छे बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जातिवाद व भारत में सीमांत के इतिहास का उल्लेख कीजिए। यानी आपको जातिवाद और जो भारत में सीमांतवाद है, या ये कहूँ जो भारत में सीमांत है उसके जो इतिहास है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम जातिवाद को कि जातिवाद क्या होता है। जातिवाद का अर्थ जाति आधारित भेदभाव और असमानता से है। यह भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इसका आधार प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। यानी देखिए ये जो है ये अभी की नहीं बल्कि प्राचीन काल की है, और इसका जो आधार है वो हमारा वर्ण व्यवस्था पर आधारित हम देख सकते हैं प्राचीन काल से ही। जातिवाद में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी जाति से निर्धारित होती है। यह व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक असमानता, भेदभाव और शोषण का कारण बन सकती है, क्योंकि जो जाति है वो हमेशा जो सामाजिक असमानता है, भेदभाव है और शोषण है उसको बढ़ाने का कार्य या फिर हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जातिवाद की विशेषताएं कि जातिवाद जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला आप लिखेंगे जातीय भेदभाव, उच्च और निम्न जाति के बीच असमानताएं देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे विरासत आधारित पहचान, जाति जन्म के आधार पर तय की जाती है। यानी जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो उस फैमिली की ही आपके ऊपर जाति फॉलो होगी। अगर आप ब्राह्मण जाति की जो फैमिली है उसमें पैदा हुए हो तो आप भी ब्राह्मण ही कहलाओगे, और शूद्र जाति के परिवार में अगर आप पैदा हुए हो तो आप भी शूद्र ही कहलाओगे। तो इस तरह तो ये जो है ये हमारी जन्म पर आधारित हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विभाजन और असमानताएं, समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक गतिशीलता का अभाव, निम्न जाति के लोगों को विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत में सीमांत के इतिहास का उल्लेख। यानी जो भारत है उसमें जो सीमांत है उनके जो इतिहास अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सीमांत समूह। यानी जो सीमांत समूह है वो क्या था। सीमांत का तात्पर्य उन समुदायों से है जो मुख्यधारा के समाज से अलग थलग रहते हैं और जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संसाधनों की कमी होती है, उन्हें सीमांत कहा जाता है। यह समूह अक्सर जातीय, लैंगिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर वंचित होते हैं, क्योंकि ये जो समूह होते हैं इनको जातीय या फिर लैंगिक या धार्मिक या फिर आर्थिक आधार पर वंचित रखा जाता है। भारत में सीमांत समूहों का इतिहास शोषण और बहिष्कार से भरा हुआ है, क्योंकि जो सीमांत है उनके साथ हमेशा शोषण और बहिष्कार जैसी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे सीमांतों के प्रमुख समूह। यानी जो सीमांत हैं इनके प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिखेंगे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के अंतर्गत आप लिख सकते हैं पहले इन्हें अछूत कहा जाता था, यानी इनसे कोई भी टच होना भी पसंद नहीं करता था। इन्हें अछूत कहा जाता था अनुसूचित जाति के लोगों को, जो कि आपने वेदों में, पुराणों में सुना भी होगा अछूत वर्ण। ठीक है, इन्हें शिक्षा, रोजगार और समाज में बराबरी के अधिकारों से वंचित रखा गया था। 1930 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, अब हम देखें अनुसूचित जनजाति। यह समूह ज्यादातर भारत के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यानी जो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते थे उन्हें ही आज हम अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। इन्हें औपनिवेशिक काल में प्रिमिटिव कहा गया और इनके संसाधनों पर कब्जा किया गया। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों और जो हमारे जंगल हैं उन पर ब्रिटिशों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसकी वजह से इनकी जो जमीन थी और इनकी जो चीजें थी उन पर भी कब्जा कर लिया गया। अब हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग 1980 ने इन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया। नेक्स्ट है हमारी महिलाएं। महिलाओं को देख लेते हैं। महिलाओं को समाज में सीमांत बना दिया गया, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित किया गया। यानी जो महिलाएं हैं उन्हें भी सीमांत के नाम से जाना जाने लगा, और जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा और जो रोजगार है उनसे वंचित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा सीमांत के इतिहास का विकास। यानी जो सीमांत है इनका जो इतिहास है इसका विकास किस तरह से हुआ अब हम देखेंगे। पहला अब हम देखेंगे प्राचीन काल। यानी प्राचीन काल में जो सीमांत का इतिहास था पहले हम उसे देखेंगे, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी के भी इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम
हम सिर्फ उसकी अभी-अभी की सिचुएशन देख लेते हैं या अभी-अभी की कंडीशन देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें उसे प्राचीन या फिर पुराने जब से वो स्टार्ट हुआ है, जब से देखना अनिवार्य होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था के तहत समाज को 4 वर्गों में बाँटा गया था। यानी जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें पूरे ही समाज को 4 वर्गों में बाँट दिया गया था। शूद्रों और अछूतों को सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। फिर है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल में जाति आधारित भेदभाव और मजबूत हुआ, ठीक है। सीमांत समूहों को भूमि और संसाधनों से वंचित रखा गया। फिर आता है हमारा औपनिवेशिक काल, यानी जो हमारा औपनिवेशिक काल है अब हम उसे देखेंगे, क्योंकि ये जो है ये चरण एक एक करके ही है। तो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत देखिए, ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था का उपयोग अपने लाभ के लिए किया था। सीमांत समूहों के शोषण में वृद्धि हुई, यानी जो सीमांत थे उनका जो शोषण था उसमें और ज्यादा वृद्धि होने लगी थी औपनिवेशिक काल आते आते। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद क्या कंडीशन थी। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15 और 17 लागू किया गया ताकि सभी लोगों को समान रखा जा सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। जातिवाद और सीमांत का इतिहास भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और शोषण को दर्शाता है। आज भी इन समूहों को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता और नीतियों की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और समावेशिता के लिए जातिवाद को समाप्त करने और सीमांत समूहों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान समानता की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है, क्या इसका क्या अर्थ है। यानी जो भारत का संविधान है वो समानता की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, इसका क्या अर्थ है या फिर इससे आप क्या समझते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके आंसर में अब हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान है वो किस तरह से जो मौलिक अधिकार है उनकी गारंटी देता है। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, भारत का संविधान समानता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एंड 17 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इस अधिकार का उद्देश्य जाति, लिंग, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। यानी देखिए जो भारतीय संविधान है उसमें समानता की बात आप 14, 15 एंड 16 एंड 17 में देख सकते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी जाति, लिंग, धर्म या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। इसको जो ये जो है ये हमारा अनुच्छेद 14 में दिया गया है, यानी 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समानता का मूल अधिकार प्रस्तुत करता है। इसके तहत यह कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। इसका मतलब है कि राज्य को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका उद्देश्य कानून के समान संरक्षण को सुनिश्चित करना, चाहे व्यक्तियों का वर्ग, जाति या धर्म कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे यह राज्य को यह अनुमति नहीं देता कि वह किसी विशेष वर्ग या समुदाय के साथ भेदभाव कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा अनुच्छेद 15 जो है हमारा भेदभाव का निषेध। किस तरह से अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच भेदभाव को निषेधित करता है और यह किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसके साथ में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान है ताकि उनके साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर किया जा सके। यानी इसके अंतर्गत
कुछ अपवाद या ये कहें कुछ अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी हो गई। उनके लिए कुछ आरक्षण भी दिए गए हैं ताकि जो इतिहास में उनके साथ हुआ है उसको वो आगे बढ़ सके और अपने इतिहास की तरह वो अभी भी फ्यूचर में भी पीछे ना रह जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 16 जो है हमारा रोजगार में समान अवसर। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों और रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव ना हो और यह भी सुनिश्चित करता है कि विशेष समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 17 जो कि है हमारा अछूत प्रथा का उन्मूलन, यानी जो हमारी अछूत प्रथा है उसको रोकने वाला जो हमारा अनुच्छेद है वो है 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 ने अछूत प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके तहत भारत में दलित समुदायों को अछूत या अवर्ण कहकर अपमानित करने की प्रथा को संविधान द्वारा अपराध घोषित किया गया है। यानी अगर कोई अभी भी छुआछूत या फिर ऐसी कंडीशन रखता है तो वो अपराध मानी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में कमजोर वर्गों को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो सके, यानी जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। ठीक है, अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका क्या महत्व है। समानता का अधिकार नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि वह अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को समुचित उपयोग कर सके बिना किसी भेदभाव के। यह संविधान द्वारा दी गई शक्तियां हैं जिससे व्यक्ति अदालत में चुनौती दे सकता है अगर उसे लगता है कि उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर कोई भी उसकी जो अधिकार है उनका हनन कर रहा है तो वो जाकर चुनौती दे सकता है किसमें, अदालत में। यानी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है, उसे न्याय दिया जाएगा। यह नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा का एक उपाय है और साथ ही यह एक संकेत भी है कि राज्य अपनी नागरिकों को एक समान जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं भारत का संविधान समानता की गारंटी देता है ताकि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर मिल सके। यह मौलिक अधिकार न केवल एक कानूनी सुरक्षा है बल्कि यह भारतीय समाज में समानता और न्याय की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान समानता की गारंटी देकर एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। यानी देखिए, अगर हमें मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं जो असमानता है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो गारंटी देता है एक समावेशी समाज की जिसमें सभी लोग समान हैं। कोई भी छुआछूत या फिर धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और देखिए ये चीज़ गलत भी है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपकी टीचर हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पैदा हुए, आपका जन्म स्थान क्या है या आपका जो जाति है वो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ पैदा हुई, मेरी जाति क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपकी एजुकेशन है। तो हमें जो बेसिक चीज़ें हैं या ये कहें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और ये जो फालतू की चीज़ें हैं इनको छोड़ देना चाहिए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस प्रकार नागरिकों के लिए शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। ये आपको बताना है। यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है जो कि हमारी 2005 में आई थी, उसने किस प्रकार नागरिकों की शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया या नया दृष्टिकोण बनाया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसे NCF कहा जाता है 2005 ने भारतीय शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शिक्षा को समग्र, समावेशी और व्यवहारिक बनाना था। यह रूपरेखा शिक्षा को न केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक जिम्मेदारियों को निभाने का एक उपकरण मानती है। यानी ये जो है ये सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का ही एक माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक और नागरिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाने का भी एक उपकरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे समावेशिता और समानता किस तरह से
एनसीएफ 2005 ने शिक्षा को समानता और समावेशिता को बढ़ावा दिया, जिसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि सभी छात्रों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर मिले। विशेष रूप से यह रूपरेखा पीड़ित वर्गों और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देती है, ताकि वह सभी शिक्षकों शिक्षा के समान अवसरों का लाभ उठा सकें। यानी देखिए, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों के छात्र हैं, सभी को समान लाने की बात की गई, और जो हमारी समानता है या ये कहूँ समावेशिता है, इसको बढ़ाने की बात करी गई। चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, किसी भी रूप में जो पीड़ित वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बालक केंद्रित शिक्षा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, यह रूपरेखा यह मानती है कि शिक्षा को छात्रों के विकासों के अनुरूप रूप ढलना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरफा ज्ञान हस्तांतरण का एक उपकरण बनाने के रूप में। यानी देखिए, जो शिक्षा है उसे बच्चों के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ वो एक तरफा हो। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने विद्यालयों के आत्मविकास और उन रुचियों और क्षमताओं के आधार पर शिक्षा देने की बात की गई। यानी जो बच्चे होते हैं, उनकी रुचि और उनकी जो क्षमता है, उस आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाए, इस बारे में बात की गई। यह बच्चों की समझ, अनुभवों और कौशल को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों की रचना करने का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। पाठ्यचर्या में रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को शामिल करने की सिफारिश की गई, ताकि छात्र केवल तथ्यों को न याद करें, बल्कि उन्हें सोचें, विश्लेषण करें और समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता विकसित करें। क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ उन्हें रट्टा मारना होता था कि हाँ रट्टा मार लो, सिर्फ याद कर लो। बट अब उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए, ताकि जो छात्र हैं वो सिर्फ रट्टा ना मारकर सोचें कि ये क्यों हुआ है, लॉजिक लगाएं, विश्लेषण करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था, और जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढें। क्योंकि देखिए, एक जो प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन जब एक व्यक्ति देता है तो एक सल्यूशन निकलता है, लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम पे हजार व्यक्ति सल्यूशन देते हैं तो हजार सल्यूशन होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो वो सिर्फ अपना दे पाता है, दूसरों का नहीं। हम हजार लोगों से एक ही सवाल पूछेंगे तो सबका आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए ऐसी शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। इससे छात्रों में नागरिकता की जिम्मेदारियों का बोध होता है, और वह समाज में अपनी कर्तव्यों को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं, ताकि जो समाज है उसमें वो बेहतर निर्णय ले पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे एनसीएफ, जो कि 2005 ने शिक्षा कौशल यानी लाइफ स्किल्स और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाने का सुझाव दिया, जिससे छात्रों में न केवल शैक्षिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास भी हो सके। यह नागरिकों को जिम्मेदार, समझदार और संवेदनशील बनाने में मदद करता है, ताकि जो नागरिक हैं उन्हें जिम्मेदार बनाया जा सके, समझदार बनाया जा सके और संवेदनशील बनाया जा सके, जो समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूल्य शिक्षा और लोकतांत्रिक शिक्षा। यानी जो हमारी मूल्य शिक्षा होती है और जो हमारी लोकतांत्रिक शिक्षा होती है। एनसीएफ 2005 ने पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को शामिल किया, ताकि छात्रों को मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक हो सके। यानी जो हमारी लोकतांत्रिक चीज़ें हैं उन्हें भी एंटर करवाया गया है, ताकि जो छात्र हैं वो मानव अधिकारों को, सामाजिक न्याय को और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको समझ सकें और उनको समझें। ठीक है, यह शिक्षा उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, जिससे वह एक जागरूक और सक्रिय नागरिक के रूप में समाज में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में ज्ञान की विविधता और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान। यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें ज्ञान की विविधता और जो हमारी पारंपरिक ज्ञान है उसका सम्मान किस तरह से होता है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इसमें न केवल पश्चिमी शिक्षा पद्धतियों को महत्व दिया गया, बल्कि भारतीय परंपराओं, संस्कृति और स्थानीय ज्ञान को भी शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई, जिससे छात्रों को अपनी संस्कृति, जुड़ाव और विविधता के प्रति सम्मान और समझ विकसित हो सके। यानी इसके अंतर्गत सिर्फ पश्चिमी नहीं, बल्कि जो भारतीय परंपरा और जो भारतीय संस्कृति है उसको भी शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने शिक्षा को एक
समग्र दृष्टिकोण से देखा, जिसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास, सामाजिक जिम्मेदारियां और नागरिकों को समृद्ध स्थान दिया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना और छात्रों को एक जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में तैयार करना है, ताकि जो सभी छात्र हैं वो एक जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके। इसीलिए इसमें चेंजेस किए गए हमारी एजुकेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साहित्य क्षेत्र में एक विधा के रूप में दलित साहित्य के विकास में अंबेडकर का क्या योगदान है। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जो दलित साहित्य है उसमें जो अंबेडकर जी का योगदान है वो आपको बताना है। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो आप इस तरह से लिखेंगे, दलित साहित्य के विकास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। किस तरह से योगदान था, तो हम इसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं, भारत में सामाजिक असमानता, जातिवाद और शोषण की लंबी परंपरा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन समस्याओं को समझा और समाज में समानता, न्याय और सम्मान की दिशा में संघर्ष किया। इसके विचारों और कार्यों ने दलित साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल भारतीय समाज की संरचना को समझा, बल्कि उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था वो डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था, क्योंकि इन्होंने इन्हें संविधान में भी आरक्षण दिया ताकि इन लोगों का विकास हो सके। और समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया था। इनके विचारों का दलित साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो आज भी दलित समुदायों की आवाज़ बनकर सामने आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, आगे आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। पहला आप लिखेंगे जातिवाद और दलित उत्पीड़न पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण। यानी जो जातिवाद होता है और जो दलित उत्पीड़न होता है उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और संघर्ष भारतीय समाज में जातिवाद की गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए था। उन्होंने हमेशा यह कहा कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है, जो दलितों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से दीनहीन बना देती है। यानी देखिए, ये जो है ये हमेशा से ही जो दलित हैं उनके लिए आवाज़ उठाते थे, और ये इनका मानना था कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जातिवाद ही है। ठीक है, अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की आवाज़ उठाई और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों की पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया ताकि दलितों को एक नया जीवन मिल सके, क्योंकि ये भी हिंदू थे बट इन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए जो बौद्ध धर्म था उसको अपना लिया था। उनका यह कदम दलित समुदायों को एक नई दिशा देने के लिए था, जिससे वह अपने सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। ठीक है, उनके इन विचारों ने दलित साहित्य को एक नई दिशा दी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और कार्यों ने दलित लेखकों को प्रेरित किया वह अपने कहानियां, कविताएं और निबंधों के माध्यम से अपने उत्पीड़न और संघर्ष को उजागर करें। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जो दलित के लेखक हैं, यानी दलित लेखक हैं, उन्हें प्रेरित किया कि वो अपनी कहानियां लिखें और अपनी जो कविताएं हैं, निबंध हैं, उनमें अपने उत्पीड़न और संघर्ष को लिखें। उनके विचारों ने दलित लेखकों को यह विश्वास दिलाया कि वह भी समाज में समान और बराबरी की जगह के हकदार है। यानी उन्हीं के विचारों और उन्हीं की वजह से सभी को ये लगने लगा कि हाँ वो भी समान रहने के हकदार हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज सुधार और शिक्षा के प्रति अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा के बिना दलितों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति असंभव है। उन्होंने ये तर्क दिया कि जब तक दलित समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वह अपने अधिकारों को पहचानने और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यानी इनका मानना था कि जो दलित हैं उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना होगा। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे वो अपने अधिकार भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंबेडकर ने दलितों को अपनी जाति व्यवस्था के बाहर निकलने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी हथियार बताया। उनका यह दृष्टिकोण दलित साहित्य के लेखकों के लिए प्रेरणाओं का स्रोत बना, क्योंकि उनके विचारों ने यह स्पष्ट
स्पष्ट किया कि साहित्य न केवल लेखन का माध्यम हो सकता है बल्कि यह समाज में चेतना और बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है, क्योंकि साहित्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण है। अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हम साहित्य के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। अब हम देखेंगे अम्बेडकर की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने दलित साहित्य के विकास को इस प्रकार प्रभावित किया कि लेखकों ने अपनी रचनाओं में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समानता के महत्व को प्रमुख रूप से उठाया। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आधार पर दलित लेखकों ने अपने लेखन में जातिवाद, सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ एक संघर्ष को उजागर किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आप इसमें लिख सकते हैं दलितों के अधिकारों और सशक्तिकरण, यानी दलित जो है उनके अधिकारों और जो सशक्तिकरण है उसको किस तरह से देखा, चलिए देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और यह संघर्ष किसी भी रूप में असीमित या भेदभाव को सहन नहीं करेगा। इनके विचारों ने दलित साहित्य के लेखकों को यह समझाया कि केवल राजनीतिक या सामाजिक क्रांति से ही बदलाव नहीं आता, बल्कि साहित्य और कला के माध्यम से भी एक गहरी और स्थायी क्रांति लाई जा सकती है। ठीक है, अंबेडकर के इन विचारों ने दलित लेखकों को यह प्रेरित किया कि वह अपने साहित्य के माध्यम से दलितों के संघर्ष और उनके अधिकारों की आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने दलित साहित्य को अपनी पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, जो दलित साहित्य में प्रतिध्वनित हुई। दलित लेखकों ने अपने लेखन के माध्यम से न केवल जातिवाद और सामाजिक असमानताओं की आलोचना की, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष और दर्द और उम्मीदों को भी शब्दों में व्यक्त किया था। ठीक है, ताकि जो उनके साथ जो संघर्ष हो रहा था या उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म किया जा सके और उस तरह से संघर्ष कर रहे थे वो समाज में दिखाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरणादायक विचारों का साहित्यिक प्रभाव, यानी डॉक्टर अंबेडकर के जो प्रेरणादायक विचार हैं उनका साहित्यिक प्रभाव क्या रहा। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों ने दलित साहित्य को केवल एक सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन के रूप में भी आकार दिया। इनके दृष्टिकोण ने दलित साहित्य को न केवल एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनाया बल्कि इसे एक सशक्त संघर्ष के रूप में स्थापित किया। अम्बेडकर के विचारों ने दलित लेखकों को यह समझाया कि उनके लेखन समाज में बदलाव लाने और दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित साहित्य के विकास में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की बात की, बल्कि उन्होंने साहित्य को एक संघर्ष और परिवर्तन के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचारों और कार्यों ने दलित साहित्य को दिशा दी और इसे एक सशक्त आवाज़ बनाया, जो आज भी भारतीय समाज में दलित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखे हुए है। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है। यानी जो हमारा समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है वो किस प्रकार जो सामाजिक परिवर्तन है वो लाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, इसके परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र एक ऐसा दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जो शिक्षा को केवल ज्ञान हस्तांतरण का माध्यम नहीं मानता, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक प्रभावी उपकरण भी मानता है। क्योंकि ये सिर्फ जो ज्ञान है उसका हस्तांतरण करने का माध्यम नहीं मानता, बल्कि ये जो समाज है उसमें प्रभावशाली या फिर बदलाव लाने का भी माध्यम मानता है। यह दृष्टिकोण शिक्षा के उद्देश्य को सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के रूप में देखता है। ठीक है, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल का विकास करना है, बल्कि उन्हें समाज में व्यापक असमानताओं और शोषण के खिलाफ
जागरूक करना और उन्हें सक्रिय नागरिक के रूप में तैयार करना है। यानी देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि छात्रों को ज्ञान दे दो और कौशल दे दो, नहीं। जो छात्र हैं उन्हें आलोचनात्मक सोच देना, उन्हें जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ लड़ना और एक सक्रिय नागरिक बनाना ही इसका कार्य है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत। यानी जो हमारा समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत यह है कि वह शिक्षा को समाज के रूपांतरण के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यह दृष्टिकोण शिक्षा को पारंपरिक और सामंतीय संरचनाओं से बाहर निकालने, उसे एक सशक्त आलोचनात्मक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने का प्रयास करता है। यह शिक्षक शिक्षार्थी के रिश्ते को एक साझेदारी के रूप में दिखाता है, जिसमें शिक्षा न केवल ज्ञान देने वाला होता है बल्कि वह छात्रों के विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को भी महत्व देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा को एक शक्ति के रूप में देखना। यानी जो शिक्षा है उसको किस तरह से एक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। आलोचनात्मक शिक्षार्थियों का यह मानना है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे समाज में व्यापक स्तर पर प्रभाव डालने के रूप में देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जागरूक करती है और उन्हें समाज में व्याप्त असमानताएं, भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इस दृष्टिकोणों के अनुसार शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखना चाहिए जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव लाने में सक्षम है। क्योंकि जो शिक्षा है वो एक्चुअल में जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है वो बदलाव ला सकती है। जब विद्यार्थी अपने समाज में समक्ष उत्पन्न हो रहे सामाजिक मुद्दों को समझते हैं और उन पर विचार करते हैं, तो वह न केवल खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि वह समाज में सुधार की दिशा में भी कदम उठा सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी हैं वो अगर हमारे समाज की जो मुद्दे हैं, समस्या हैं, उन पर ध्यान देंगे तो वो सिर्फ अपने ही जीवन को अच्छा नहीं बल्कि जो समाज सुधार है या ये कहें समाज को भी सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्पीड़न और असमानताओं के खिलाफ जागरूक करना है। यह दृष्टिकोण छात्रों को यह सिखाता है कि वह समाज में व्यापक असमानताएं जैसे कि जातिवाद, लिंग भेद, शोषण और गरीबी के बारे में गहरे से सोचने और इनका विरोध करें। जब छात्र अपने समाज में व्यापक इन समस्याओं को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं, तो वह सक्रिय रूप से इन समस्याओं को समाधान की ओर काम कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति या छात्र जातिवाद, लिंग भेद, शोषण और गरीबी ऐसे मुद्दों को समझता है, तो फिर वो उसके लिए सक्रिय रूप से उससे निपटने के लिए या फिर उसका समाधान ढूंढने के लिए कार्य करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे इस प्रकार समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों को समाज में व्यापक सामाजिक असमानताएं और शोषण की समझ और समाधान का अवसर देते हैं, जिससे वह समाज में सुधार और बदलाव की दिशा में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकतांत्रिक और समान समाज की दिशा में कदम। यानी जो हमारा लोकतंत्र है उसमें समान और समाज की दिशा में किस तरह से कदम है। तो पहला आप लिखेंगे समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र शिक्षा के उद्देश्य को एक लोकतांत्रिक समान समाज बनाने के रूप में देखता है। यह विचारशीलता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। जब विद्यार्थी अपने समाज के संदर्भ में सक्रिय और सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो वह एक लोकतांत्रिक और समान समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। यानी देखिए ये जो है ये पूरे ही समाज में या ये कहूँ लोकतंत्र में एक समान समाज बनाने की स्थापना करते हैं या फिर ये कहूँ समान समाज बनाने की कोशिश करते हैं। आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह भी मानता है
कि शिक्षा में बदलाव लाने में समाज में लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। यह छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, यानी जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव है उसमें समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र को लागू करने में शिक्षा को एक सशक्त और प्रभावी मंच बनाया जा सकता है, जो न केवल विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने का अवसर देती है, बल्कि समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने में भी मदद करती है। ठीक है, यह समाज में शोषण, उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ संघर्ष की भावना को पैदा करती है। यानी ये समाज में जो शोषण है, उत्पीड़न है, असमानता है, उसके खिलाफ एक संघर्ष की जो भावना है उसको पैदा करने का कार्य करती है। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं, यह दृष्टिकोण यह भी सिखाता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी एक सशक्त उपकरण हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का योगदान, यानी जो हमारा समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है उसका क्या योगदान है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके योगदान में आप लिख सकते हैं, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक और संवादात्मक संबंध बनते हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से सीखते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन दृष्टिकोणों के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक स्थिति से जुड़कर सोचने और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करने का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे निष्कर्ष की ओर। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा का उपयोग करती है। जैसे कि अभी हमने देखा, इसके अंतर्गत समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण शिक्षा को केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की ओर कदम बढ़ाने का एक सशक्त साधन मानती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को समाज में व्यापक असमानताएं और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके, जिसके माध्यम से शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि यह समग्र समाज के लिए भी एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ हमारा पूरा ही डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। यानी जो हमारी फुल बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी आपके और भी एग्जाम रह गए हैं, उनके लिए अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दे देती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं, यानी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं इन पूरे ही नोट्स को, तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरे ही आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी मैंने सब्जेक्ट कवर करवाए हैं उन सभी की जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट बुक के साथ। ओके, आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हों आपके पास उन सभी की नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन सभी को देख पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।